गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग कर रहे थे, कल हमारा टॉपिक था आपका है चैप्टर नंबर 33 और पत्र लेखन। हमारा टॉपिक कल हम लोग कर रहे थे, विषय पे बात कर रहे थे और है पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 हम लोग ने कल पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन क्या होता है। यस मैम। अंश मिश्रा, एरन, समझ में आया पत्र लेखन होता क्या है? यस मैम। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, आई डोंट नो, जब जिस बच्चे को प्रश्न का उत्तर नहीं आता है और अगर उनसे बात की जा रही है तो सीधा क्लास से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्लास छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो क्लास ही नहीं करना मैम क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही हैं। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि जैसे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र होते हैं, दो तरीके के पत्र होते हैं। उनके अंग भी हम लोगों ने पढ़े थे कि 8 अंग होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होता है इसका किस तरीके से, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, वो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए पेज नंबर 177 पे। पेज नंबर 177 सब लोग निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले आता है औपचारिक पत्र। लिखा है औपचारिक पत्र। आप में से कौन मुझे बताएगा औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते क्या है, कौन बताएगा मुझे? मम्मी आए थे। ओके, पहले आद्विका ने बोला है। यस आद्विका, औपचारिक पत्र होते क्या है बेटा? मैम, जो पत्र हम लोग अपने प्रधानाचार्य मैम या फिर कोई कहीं पे जैसे कोई काम करता है मैम ऑफिसेस में, तो मैम जो पत्र मैम हम लोग को उनको इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल भी कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। जो पत्र हम लोग मैम रिस्पेक्टेड लोगों को देते हैं मैम, उनको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, कौन बताएगा? मैम ये थे। यस ईशा। मैम, अनौपचारिक पत्र को हम लोग अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर भी के नाम से भी जानते हैं मैम। मैम, ये पत्र हम लोग अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को भेजते हैं। वेरी गुड, उनको लिखते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं बेटा, जिसको औपचारिक पत्र बोला जाता है, उसमें जो ध्यान देने योग्य बात होती है, उसमें हम जो हमारा विषय होता है हम उससे हटकर बिल्कुल भी बात नहीं करते। ठीक है, और उसमें हम जो अपनी मन की भावनाओं को उसमें व्यक्त नहीं करते। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम अपने घर के जो मेंबर्स को हम लोग लिख रहे हैं या अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, उसमें हम हर तरीके की बात कर सकते हैं। बस ऐसी बात ना लिखें जिससे सामने वाले को किसी तरीके का मतलब वो हर्ट हो या किसी तरीके का नुकसान पहुँचे, ऐसी बातों को नहीं करते हैं। लेकिन हम जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें अपने दिल की बातों को भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ दिया है प्रेषक का नाम, पदवी, मंत्री, मोहल्ला, सुधार समिति आदि, पता और तिथि। ठीक है, ये हमें लिखना होता है। फिर नंबर 2 पे है यहाँ पे सेवा में। नंबर 2 पे लिखना होता है सेवा में। फिर उसके बाद नंबर 3 विषय, नंबर 4 संबोधन, नंबर 5 विषय वस्तु, 2 अनुच्छेद आवश्यक। प्रथम अनुच्छेद में आपकी समस्या का विवरण होना चाहिए और दूसरे अनुच्छेद में आप संबंध अधिकारी से क्या चाहते हैं उसका उल्लेख होना चाहिए। मतलब आपने अपनी परेशानी तो लिख दी है, ठीक है। अगर आपने अपनी परेशानी लिखने के बाद ये नहीं लिखा है कि आप उसे चाहते क्या हैं, परेशानी आपने बता दी, ठीक। जैसे कि जल संकट की परेशानी आपने नगर निगम को बता दी, भाई हमारी यहाँ पे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, कोई सफाई करने नहीं आ रहा है, आपने परेशानी बता दी। लेकिन आप उनसे क्या चाहते हैं, सिर्फ आप उन्हें परेशानी बताना चाहते हैं या उसका कोई सल्यूशन चाहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बताना होता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर नंबर 6 धन्यवाद की शब्दावली, ठीक है, धन्यवाद की शब्दावली। फिर उसके बाद है हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली और अंत में नाम होना चाहिए। हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली और अंत में नाम होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। फिर नंबर 8 है तिथि लिखते समय महीना देवनागरी लिपि में, जबकि दिन और वर्ष रोमन लिपि में लिखा होना चाहिए। देवनागरी रोमन सबको पता है? यस मैम। सबको मालूम है? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसमें Yes, होना चाहिए। अब उसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में पहले है यहाँ पर प्रेषक शीर्षक नहीं दें। फिर दूसरा है यहाँ पर दिनांक, दिनांक होना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद आता है संबोधन, फिर आता है अभिवादन। संबोधन मतलब आप किसको लिख रहे हैं पत्र, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को या फ्रेंड को, ठीक है। और उसके बाद अभिवादन, आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसको आप कुछ ना कुछ कह के तो संबोधन मतलब अभिवादन करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, आदाब अर्ज है या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर नंबर 5 पे है यहाँ पर विषय वस्तु 2 या 3 संबंधित अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं। अंतिम अनुच्छेद में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन और छोटों के प्रति प्यार और शुभाशीष होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विषय वस्तु कौन पढ़ेगा, एक बार फिर पढ़िए और समझिए। ईशा आप पढ़ो बेटा विषय वस्तु। विषय वस्तु 2 या 3 संक्षिप्त अनुच्छेद बनाए जा सकते हैं। अंतिम अनुच्छेद में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन और छोटों के प्रति प्यार और शुभाशीष होना चाहिए। शुभाशीष होना चाहिए, वेरी गुड ईशा। तो यहाँ पर इसी यही बताया गया है कि जब आप किसी को अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो पूछते हैं कि घर में सब लोग कैसे हैं, घर के बड़ों के लिए पूछते हैं और लास्ट में पूछा जाता है, कहा जाता है कि छोटों को मेरा प्यार, ठीक है, ये लिखा जाता है। और ऐसा आप लोग जब मैसेज करते हैं किसी अपने से छोटे को घर में अगर होता है तो उसको बोलते हैं कि उसको हमारा प्यार, या आपके लिए कोई मैसेज फ़ोन कर रहा है तो वो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे लिखा है यहाँ पर हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली और अंत में अपना नाम हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब अंत में आपको अपना नाम लिखना चाहिए कि लेटर लिखा किसने है। फिर नंबर 7 आद्विका पढ़ो बेटा। यस मैम। नंबर 7 1 या 2 पंक्तियों के पश्चात सेवा में देकर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पता, पिन कोड होना चाहिए। यस, तो यहाँ पर जिसको आपने 1 या 2 पंक्तियों के पश्चात सेवा में देकर आपको जिस पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, आपने किसको पत्र लिखा है, पता, पिन कोड होना अति आवश्यक होता है, ठीक है, वो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है संबोधन, अभिवादन एवं समापन। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रकार, लिखा है यहाँ पे पत्र का प्रकार, फिर आता है संबंध, फिर आता है संबोधन, फिर आता है अभिवादन और यहाँ पे आता है समापन। सबसे पहले आया अनौपचारिक पत्र, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। फिर उसमें आया बड़ों को जब हम लिखते हैं तो उसमें आप संबोधन कैसे करते हैं, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि। जैसे पूज्य माताजी या पूज्य पिताजी, या पूजनीय माताजी या पूजनीय पिताजी, ठीक है, या आदरणीय मौसा जी या मौसी जी, इस तरीके का यहाँ पर संबोधन होता है। फिर उसके बाद आता है अभिवादन। आप कैसे करते हैं अभिवादन, देखिए लिखा है चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श आदि। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जिस तरीके से अपने परिवार में बात करता है वो उस तरीके से ही विश करता है सामने वाले को, ठीक है। फिर समापन, आपका बेटा, पोता, नाती, भतीजा आदि, मतलब आप अपना बता सकते हैं कि मैं आपका हूँ कौन, ठीक है। फिर उसके बाद छोटों को आप कैसे करेंगे, संबंध यहाँ पे लिखिए, छोटों में आएगा प्रिय, उसका नाम, आयुष्मान, उसका नाम, चिरंजीवी, नाम आदि। फिर उसके बाद अभिवादन, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि।
फिर तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभाकांक्षी आदि। मित्र को जब लिखते हैं तो उसमें प्रिय नाम, प्रिय मित्र या प्रिय बंधु आदि। अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में आप में से कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखता होगा, हेलो फ्रेंड या हाय डियर, ये सब यूज होता है, ठीक है। तो डियर को हिंदी में प्रिय ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अभिवादन है यहाँ पर, मधुर स्मृतियाँ, सप्रेम नमस्ते आदि आप हाय हेलो बोलते हैं। तुम्हारा हितैषी, अभिन्न मित्र, चिरस्नेही, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है उसमें सबसे पहला हुआ प्रधानाचार्य को आप अगर लिख रहे हैं तो आप क्या कहकर लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मान्यवर, माननीय या महोदय, ठीक है, मान्यवर, माननीय या महोदय। फिर उसके बाद वाला जो कॉलम है वो खाली है, ठीक है, और उसके बाद आप लिखें भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या आदि। फिर उसके बाद आते हैं वेबसाइट पत्र, इसमें होता है संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि या अन्य। उसमें आप कैसे दूसरे को बोलेंगे, उसमें बोलेंगे श्रीमान या श्रीयुत। फिर दूसरा कॉलम आपका खाली है, उसमें आएगा भवदीय या निवेदक। फिर आता है कार्यालयी पत्र, इसमें है अधिकारी, आप जिस भी अधिकारी को लिख रहे हैं, अधिकारी सो एंड दैट, ठीक है। फिर उसमें आ गया आदरणीय, मान्यवर या महोदय, और अगला कॉलम आपका खाली है, उसमें आएगा भवदीय, प्रार्थी, विनीत और निवेदक। तो ये है आपका पूरा। देखिए नीचे जब आपका पेज नंबर 178 पे सब लोग देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रारूप दिया हुआ है, प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, सब लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबको दिख रहा है फॉर्मेट इसका? यस मैम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर, आपको जो पत्र लिख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही लिखना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ चीजें अगर आप भूल रहे हैं औपचारिक पत्र में, इट्स ओके, बट अनौपचारिक पत्र में ये पूरा पैटर्न फॉलो करना अति आवश्यक होता है। अगर आप अपने, छोटी सी बात सोचिए, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आपने लिखा छुट्टी के लिए, और उसमें आपने कुछ ऊपर लिखा ही नहीं, कौन सा स्कूल है, किसको लिख रहे हैं, सर या मैम, ठीक है, बस लिखा मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए और मेरी तबीयत खराब है, ओके। तो क्या ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी? क्या एक्सेप्ट की जाएगी? नो मैम, नहीं की जाएगी, क्योंकि वो तरीका ही नहीं है एप्लीकेशन लिखने का, तो उसे एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा। और वहीं पे आप पूरा लिखें कि सेवा में प्रधानाचार्य कैथेड्रल, ठीक है, अपना स्कूल का नाम लिखा, दिनांक लिखी, फिर उसके बाद आपने महोदय करके लिखा या महोदया करके लिखा, निवेदन इस प्रकार है कि, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि आपने उसको सही तरीके से लिखा है, आपने सही तरीका फॉलो किया है। इसी तरीके से अगर आप कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं, अब तो सब लोग मेल करते हैं, अगर आपने मेल तरीके से नहीं किया है तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। आपको कोई किस तरीके की नौकरी का आवेदन देना है, अगर आपने नौकरी के आवेदन में सही अपनी एप्लीकेशन नहीं लिखी है तो वो भी नहीं आपका रिसीव होगा, ठीक है। वो भी कहा जाएगा जब इसको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती है तो ये जॉब क्या करेगा, क्या करेगा ये काम, इसको एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती है। तो इसीलिए ये हमारे जो लाइफ है उसका एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है सीखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कार्यालय आदि में एप्लीकेशंस का क्या महत्व है, और उस महत्व को पूरा करते हुए हमें वो लिखना आना अति आवश्यक होता है। Is it clear to all of you? Any problem बच्चे? नो मैम। आप ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लिख चुके हैं, सो अभी मैं एप्लीकेशन लिखने को नहीं दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जब आपका नेक्स्ट टर्न होगा तो मैं आप लोग की एप्लीकेशन का एक PDF मंगा लूँ कि आपने कैसे लिखा है, वो एक अलग बात है, बट एप्लीकेशन में अभी लिखने को नहीं दे रही हूँ। आर्ट इंटीग्रेशन का सबको क्लियर है? मैम मुझे एक सवाल है। हाँ, मुझे पहले एक सवाल। आयुष तुम पूछो बेटा।
मैम आपने जैसा बताया कि हम लोगों को हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग उसमें हीरे मोती वाला यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैम हम लोग क्या मतलब स्टिकर भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस उस बारे में आपसे पूछना था। देखो बेटा, मैं एक चीज़ बता दूं, अब आप लोग क्लास 7th में है ऑलमोस्ट, अब क्लास 7th में नहीं है हाँ, आप लोग तो क्लास 7th में है, 7th है, अब 8th में आने वाले हैं बच्चे। ये जो होते हैं स्टिकर हो गए और ये सब चीज़ें हो गई, ये एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी है। अब इस एज में आके आप लोग स्टिकर खरीदोगे, उसको चिपकाओगे, वेस्ट ऑफ मनी है। मेरा कहने का सिर्फ इतना औचित्य है कि आप लोग नेट से चित्र निकालिए, उससे संबंधित जो जहाँ मेघालय है तो मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश का चित्र निकालिए और उसके आप लोग चित्र चिपकाइए, उस पर अच्छी से आउटलाइन कीजिए। अगर आपकी आर्ट अच्छी है, कुछ आप बना सकते हैं तो वो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट बाहर से पैसा खर्च करके फालतू में आप लोग कुछ आप स्टिकर लेके आ रहे हैं, आप स्टिक कर रहे हो उसको, वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोग बड़े हो रहे हैं इसलिए आपसे क्लियर करें, छोटे बच्चे अभी वो सब चिपका के देंगे, आई नो, लेकिन आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती ये सब कुछ। ऑलराइट, तो स्टिकर वगैरह पे अपना मनी को वेस्ट मत कीजिएगा। मैम अगर किसी को ड्राइंग ना बनानी आती हो तो क्या मतलब हम लोग उसका प्रिंट आउट अंडरलाइन करना आता है, आपको चित्र नेट से निकाल के उसको चिपकाना आता है। हाँ मैम, वो मतलब प्रिंट आउट करवाना, इट्स ओके, ठीक है, बस उस पे आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये ध्यान रखेंगे कि अपना पैसे को वेस्ट उस पे नहीं करना है कि आप मार्केट से स्टिकर लेके आ रहे हैं देन उसको कलर तो चिपका कर ही सकते हैं। हाँ, जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं अंडरलाइन कीजिए, चित्र चिपका सकते हैं, निकाल के उसको चित्र चिपकाइए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है आयुष? ओके मैम, ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन है क्लास में? नो मैम। ऑलराइट, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बेटा, यू टू बच्चे।